प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, अब आपको मिलेंगे 48,000 रुपये। तो आपको 48,000 रुपये मिलेंगे, इससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। साइंस के टोटल NMMS के पेपर में आएंगे 35 प्रश्न। तो उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी हम बात करेंगे। आज पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस की। इसके बाद धीरे धीरे और पार्ट्स लेके आएंगे। टोटल इसके अपन 15 पार्ट लाएंगे साइंस के प्रश्नों के। तो 15 पार्ट और हर एक पार्ट में 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 450 क्वेश्चन हो जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साइंस के उनकी। तो बिना देरी किए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट वस्त्र पूरे दिन पहनने पर जब शाम को हम वस्त्र उतारते हैं तो त्वचा के छोटे बाल खड़े होने लग जाते हैं। अपनी त्वचा के जो छोटे छोटे बाल हैं वो खड़े होने लग जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसके लिए एक बल उत्तरदायी होता है। तो वो कौन सा बल होता है इसके लिए उत्तरदायी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्थिर वैद्युत बल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सेकेंड क्वेश्चन है, दिए गए चित्र का अवलोकन करके अपने को ये जो चित्र दिया हुआ है इसका अवलोकन करना है और उसमें अपने को बताना है कि ए के ऊपर क्या होगा, बी के ऊपर, बी सी तीनों के अंदर कुछ स्थिति दे रखी हैं, उनके अंदर क्या क्या इसकी कंडीशन होगी। अब देखिए इसमें ध्यान से पढ़ना है अपने को कि ए के ऊपर दाब ज़्यादा होगी या बी पर ज़्यादा होगी या सी पर ज़्यादा होगी या तीनों पर दाब जो होगी वो आपस में बराबर होगी। ये इसके बारे में बताना है अपने को, इस दाब के बारे में, ABC। तो अब देखिए इसके अंदर जो ऐसा अगर लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड के अंदर होता क्या है बेटा, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उसके ऊपर दाब जो होती है ना वो ज़्यादा होगी, किसकी बजाय? बी वाले की बजाय। और सी पे है ना वो दाब ज़्यादा होगी बी की बजाय। ध्यान रखना, ए पर दाब ज़्यादा होगी बी से, तो जो बीच वाला जो पार्ट होगा ना, बीच वाला हिस्सा, उसके अंदर दाब कम होगी। तो इसका डी राइट आंसर होगा। स्थिति ए पर दाब ज़्यादा होगी बी पर दाब की बजाय, और ये जो सी पे है इसके ऊपर भी दाब ज़्यादा होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को बढ़ा दिया जाए तो दाब में होने वाला परिवर्तन होगा। अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को बढ़ा दिया जाए तो दाब, ध्यान से देखना बेटा, प्रेशर P = जो होता है ना वो F/A होता है बेटा। अब ध्यान से देखना, इसमें अपन क्या बढ़ा रहे हैं? बल को बढ़ा दिया जाए। अगर जैसे जैसे अपन बल को बढ़ाएंगे, फोर्स को बढ़ाएंगे, तो दाब होगा ना जो प्रेशर वो भी बढ़ जाएगा। तो दाब जो है बढ़ जाएगा। ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विद्युत मिक्सचर को चलाने के लिए कुछ समय पश्चात उसका जार गर्म हो जाता है। जैसे मिक्सी देखी होगी आपने घर पे सभी के, तो उसको थोड़ी देर चलाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो जार होता है ना उसका वो गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है गर्म? उसका क्या कारण है? जो गर्म होता है जार, तो क्यों होता है, उसका क्या कारण है? तो उसके अंदर अपन कुछ, जैसे मान लो मिक्सी में पीसते हैं तो उसमें जो घर्षण होता है ना, उस घर्षण की वजह से, इसकी वजह से, घर्षण की वजह से वो गर्म होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5, वायुयान की आकृति निम्न में से किसके समान होती है? जो वायुयान होता है ना उसकी आकृति जो किसके समान होती है? जो ये पक्षी के समान होती है। देखे होंगे अपने दोनों साइड में ऐसे लगता है जैसे पंख हो उसके, तो इसकी आकृति किसके समान होती है? पक्षी के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जोसेफ तेज हवा और वर्षा, जोसेफ जो है तेज हवा और वर्षा की स्थिति में अपने विद्यालय से घर आते हुए तेज हवा के प्रभाव और वर्षा के कारण काफी असुविधा महसूस करता है। निम्न में से कौन सा बल उसकी गति को कम नहीं करता? तो इसमें कौन सा बल है जो इसकी गति को कम नहीं करता?
तो ये होगा मांसपेशीय बल। कौन सा आंसर राइट होगा इसका? सी राइट होगा, मांसपेशीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को करना क्या है, कॉलम दिए हुए हैं कुछ बेटा, इन दोनों कॉलम को आपस में मिलाना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है बेटा 7th में। देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जूतों का फटना जो होता है ना, जूतों का फटना वो किसके कारण होता है? अपन नीचे जमीन पे चलते हैं ना, तो वो घर्षण की वजह से। तो फर्स्ट किससे मिलेगा? थर्ड से मिलेगा, घर्षण। तरल पदार्थों पर लगने वाला बल, जो तरल पदार्थ होते हैं ना उन पर जो बल लगता है वो किसके कारण लगता है? इसका कारण है कर्षण। नेक्स्ट है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना। कैरम बोर्ड जो होता है ना उसके ऊपर हम पाउडर छिड़कते हैं, वो क्यों? घर्षण को कम करने के लिए। और टायरों का खांचेदार बनाना, ये घर्षण को अधिक करने के लिए, ठीक है ना, घर्षण अधिक हो। तो अब फर्स्ट वाला जो था वो किससे मिल रहा है अपने को? थर्ड से मिल रहा है। फर्स्ट वाला थर्ड से किसमें? सेकंड, बी ऑप्शन में। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। जूतों का फटना किसका कारण है? घर्षण का। तरल पदार्थों पर लगने वाला बल घर्षण का। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण जो होता है वो कम करने के लिए अपन पाउडर छिड़कते हैं। और टायर जो खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? इनके अंदर घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को अधिक करने के लिए ये बनाए जाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में है अपने पास प्रासर्व्य ध्वनि की कंपन। जो प्रासर्व्य ध्वनि होती है उसकी कंपन की आवृत्ति क्या होती है? प्रासर्व्य ध्वनि की कंपन की आवृत्ति, जो प्रासर्व्य जिसको अपन सुनने से 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 1000 हर्ट्ज से अधिक, तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? 1 हर्ट्ज जो है ना किसके बराबर होता है? ये होता है बेटा 1 कंपन प्रति सेकंड। तो 60 कंपन प्रति मिनट हो जाएंगे। 1 मिनट में कितने कंपन? 60 कंपन। तो ये हो जाएगा 60 कंपन प्रति मिनट। वैसे अगर होता है 1 कंपन प्रति सेकंड तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में कितने कंपन हो जाएंगे? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मिलान करना है अपने को, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से हम इसमें मिलाएंगे। देखिए इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दो दिए हुए हैं। सबसे पहले तो अपन देखेंगे सामान्य श्वास। सामान्य श्वास होता है वो होता है 10, ये इसमें आ जाएगा सामान्य श्वास के अंदर 10 dB। तो ये थर्ड से मिलेगा फर्स्ट तो। और सेकंड मिल जाएगा मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल। और फिर सामान्य बातचीत अपन करते हैं ना नॉर्मल, तो उसकी जो ध्वनि होती है वो कितनी होती है? 60 डेसिबल। तो एक तो 3 से मिलेगा, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60। वैसे भी अपन देखो तो श्वास की आवाज़ सुनती नहीं, धीरे सबसे कम है तो 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट तो थोड़ा धीरे बोलेंगे और सामान्य बातचीत थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, तो उसकी डेसिबल जो होगी वो ज़्यादा होगी 60। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फर्स्ट तो थर्ड से मिल जाएगा, सामान्य श्वास 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल और सामान्य बातचीत 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जब विद्युत परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत परिपथ में से विद्युत धारा को अपन प्रवाहित करते हैं तो विद्युत बल्ब प्रकाश देता है। विद्युत बल्ब जो होता है ना वो प्रकाश देता है, वो किस लिए? धारा की प्रतिरोध चमक का प्रभाव। कौन सा? धारा की प्रतिरोध, क्योंकि अपने बल्ब का जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा विद्युत विलयन विद्युत बल्ब को दीप्यमान नहीं होने देगा? नीचे कुछ विलयन दे रखे हैं 12th क्वेश्चन के अंदर, ये इनमें से कौन सा है जो बल्ब को दीप्तिमान नहीं होने देगा, मतलब बल्ब को जलने नहीं देगा? ऐसा कौन सा विलयन है जो जलने नहीं देगा? अब ये जो आपके पास ऑप्शन है 4, इनमें से बताना है। देखिए जो 12th क्वेश्चन है इसके अंदर साधारण नमक का घोल होता है, उसमें तो अपने पास आसानी से करंट पास हो जाता है, कॉपर सल्फेट से भी और सिल्वर नाइट्रेट से भी। अशुद्ध जल में अगर अपन चीनी का घोल मिला देते हैं तो उसमें बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। जब विद्युत धारा का सुचालक घोल में से गुजारी जाती है, जब विद्युत धारा सुचालक घोल में से गुजारी जाती है, विद्युत धारा को एक सुचालक घोल में से, इसका मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो उसके रंग में होने वाला परिवर्तन
तो उसके रंग में होने वाला परिवर्तन किस गुण को दर्शाता है? उसके रंग में जो परिवर्तन होता है ना, वो उसके किस रंग को दर्शाता है? ये रहेगा धारा का रासायनिक प्रभाव। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा का रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, फूलों पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। यद्यपि लोहे में जंग लगने की प्रकृति भी होती है, अतः इसे जंग से बचाने के लिए किसकी परत निक्षेपित की जाती है? लोहे को जंग से बचाने के लिए अपन जो उसके ऊपर एक परत चढ़ाते हैं वो किसकी होती है? वो होती है जिंक की। किसकी? जिंक की। तो 14 का डी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, आजकल CFL जो होती है ना का उपयोग प्रकाश के स्रोतों के रूप में किया जाता है, परंतु इसके बनाने में एक हानिकारक धातु का प्रयोग किया जाता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक और कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। जो अपनी CFL होती है ना, ये इसको बनाने में एक धातु का उपयोग होता है, वो भी बहुत खतरनाक धातु है, बहुत हानिकारक है। तो वो कौन सी धातु है? पारा। कौन सी? पारा। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी पर भूस्पंद होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ये ध्यान रखना है कि कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ज्वालामुखी का फटना बिल्कुल है, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना ये भी है, भूमिगत नाभिक की विस्फोट ये भी है, लेकिन जो पृथ्वी का घूर्णन है ये किसी भी प्रकार का भूस्पंद के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर धनावेश आ जाता है। कौन सा आवेश? धनावेश। कांच की छड़ को जैसे रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे ना तो कांच के ऊपर धनावेश आएगा और रेशम के ऊपर जो होता है वो ऋणावेश होता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेत्र का कौन सा भाग आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? जो अपने आँख का कौन सा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा है? प्रीतारिका आइरिस। जो भी प्रकाश आता है ना तो उसको ये नियंत्रित करता है, प्रीतारिका आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? अपनी आँख की जो रेटिना होता है ना जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के ऊपर। तो वो कितने सेकंड तक बना रहता है? तो वो होता है 1/16 सेकंड। कितना? 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड तक जो प्रतिबिंब है वो बना हुआ रहता है। इमेज जो है किसी ऑब्जेक्ट की वो बनी रहती है रेटिना के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का आ जाएगा, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी होती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए जो हम जनरली पढ़ते हैं तो अपनी जो दूरी होती है ना वो कितनी होगी? वो देगी 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न होते हैं। ब्रेल पद्धति के अंदर प्रत्येक अक्षर के लिए बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर पंक्ति में और कक्षों की व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में ये देखें, ब्रेल पद्धति के अंदर सबसे पहले तो इसका ये जो कितने बिंदु पैटर्न होते हैं? टोटल 63 होते हैं। कितने होते हैं? 63 होते हैं इसके अंदर। तो 63 से ऑटोमेटिक अपने को पहले पता लग गया, या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा, सी तो नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो ब्रेल पद्धति के अंदर बिंदुकित पैटर्न कितने होते हैं? 63। अब देखना बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर पंक्ति में, ऊर्ध्वाधर जो पंक्ति होती है ना, वर्टिकल जो लाइन होती है ना, उस वर्टिकल में तो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। और नीचे फिर पंक्ति के कक्षों में व्यवस्थित किया गया, प्रत्येक पंक्ति में कितने बिंदु होते हैं? तो इसमें होते हैं 3। तो इसका फर्स्ट ए जो पार्ट है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए। 22 का है, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चंद्रमा पर। देखना अंतरिक्ष यात्री है, चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा पे खड़ा होकर गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो ऊपर जाएगी
तथा वापस चंद्रमा की सतह पर आ जाएगी। बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, ऊपर जाएगी और चंद्रमा की सतह पर क्यों आई? क्योंकि कुछ ना कुछ चंद्रमा का अट्रैक्शन है ना, लेकिन अपनी वो अलग बात है कि पृथ्वी से कम है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 22 का सी हो गया, 23 है। मिलान कीजिए कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम ए और बी दोनों को अपना का मिलान करना है। अब 23, अब फर्स्ट देखो पृथ्वी कैसा है? नीला ग्रह है, तो इसको तो अपन 3 से मिला देंगे। शनि कैसा है? पीला ग्रह है। मंगल कैसा है? लाल ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए जो है, क्योंकि फर्स्ट तो 3 से मिल गया, शनि सेकंड वाला फर्स्ट से मिल गया और थर्ड वाला सेकंड से मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जो लेंस होते हैं ना, तो उनमें कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता? प्लास्टिक, कांच, नाइलॉन और जल। तो प्लास्टिक, कांच और नाइलॉन तीनों काम में लिए जाते हैं, लेकिन जल काम में नहीं लिया जाता। किसमें? लेंस के लिए। तो जल काम में नहीं लिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी जल। 25 है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो होता है ना, वो किस तरह से कार्य करता है? तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होगा ना, वो अवतल लेंस के जैसे कार्य करेगा। किसके जैसे? अवतल लेंस के जैसे बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक और लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? झूले पर एक लड़की पहले से ही झूला झूल रही है, कोई बैठी है झूला झूल रही है, उसके पास में एक दूसरी और आके बैठ जाती है। तो अब बताओ झूले का जो आवर्तकाल होगा ना, टाइम पीरियड जो टोटल होगा ना, तो वो कितना, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा या कम होगा या उतना ही रहेगा? तो क्या होगा? जैसे हम उसके ऊपर वेट बढ़ा देंगे तो उसका जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है 27, किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ये हमेशा ध्यान रखना है अपने को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ध्वनि का जो वेग होता है ना, वो सर्वाधिक होता है ठोस में, और जैसे जैसे जाएंगे तो कम होता जाएगा। द्रव्य में आएंगे तो ठोस से कम, गैस में आएंगे तो उससे कम, और निर्वात में तो ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह के लिए अपने को मीडियम की ज़रूरी है, मीडियम माध्यम। अब जैसे अपन आपस में बोलते हैं, सुन पा रहे हैं, तो अपने पास जो बीच में मीडियम है, इसके अंदर गैस है। अगर मीडियम निर्वात होता ना, कुछ भी नहीं होता, एकदम खाली होता, तो अपन एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। तो जो सबसे ज़्यादा तेज चलती है ना ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है, किसमें होता है? वो ठोस जो होते हैं ना अपने, उनके अंदर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 28, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन पीछे भी आ गया। कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो कौन सा आवेश होता है? उसके ऊपर धनावेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। और जो अपना कांच की छड़ होती है, वो जो रेशम होता है ना, रेशम के ऊपर ऋणावेश आ जाता है, कांच की छड़ पे धनावेश। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे दिखाए गए विद्युत परिपथ में से कौन से बल्ब दीप्ति अवस्था में होंगे जब कुंजी ऑफ स्थिति में हो? जब कुंजी अगर ऑफ होगी अपनी, तो कौन से होंगे जो दीप्ति अवस्था में होंगे? मतलब बल्ब जलेंगे। कुंजी ऑफ है फिर भी बल्ब जलेंगे। तो देखो ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, इसमें ध्यान से देखना, ये बैटरी है बीच में, है ना। यहाँ बैटरी से देखो, नीचे वाला जो अपना ये जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक का, इसके अंदर तो कुंजी का तो कोई काम ही नहीं है। बैटरी से डायरेक्ट, बैटरी से कुंजी जो है ऑन रहे चाहे ऑफ रहे, की जो है चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, ये दोनों तो जलेंगे ही जलेंगे। कौन से? आर और एस। तो आर और एस किस में है? सी में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी और क्यू जो है कुंजी के ऊपर डिपेंड करेंगे, कुंजी ऑन होगी तो जलेंगे और ऑफ होगी तो नहीं जलेंगे। तो इसलिए, क्योंकि आर और एस के लिए तो कुंजी आ ही नहीं रही ना, कुंजी तो ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ से ये बैटरी है, बैटरी से यहाँ से आएगा करंट, और यहाँ आर भी जलेगा और नीचे ये एस भी, दोनों के दोनों जलेंगे, आर और एस, लेकिन ऊपर पी और क्यू नहीं जलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 के बाद 30। भारत में प्रयोग किए जाने वाले फारेनहाइट स्केल का परिसर है। जो भारत में उपयोग में लिया जाता है फारेनहाइट स्केल, उसकी जो परिसर है, रेंज है, कि उस पे फारेनहाइट में हम कहाँ से कहाँ तक माप सकते हैं,
तो वह 94 से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 से लेकर के 194 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अपन टेम्परेचर उसके ऊपर माप सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जल्द ही सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आएंगे और उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस हैं साइंस के, ये आपको तैयारी को और बेहतर मजबूत करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।